हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नीट और जेई वाले। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक करते हैं क्लियर। स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेसेस पे शो करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो रहा है ये मानते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रेज जाती है तो जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है चली है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, जैसे यहाँ डेंसर से चला है, और साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल इन दैट मीडियम, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका प्रोडक्ट जो दूसरे मीडियम में अगर रिफ्रैक्ट होकर लाइट रेज जाती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे एंगल विद द नॉर्मल का प्रोडक्ट ये होता है अक्रॉस द बाउंड्री कांस्टेंट। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस द बाउंड्री प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल इन दैट मीडियम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। बाकी ये सब बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसा एंगल है जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होके वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए सेम मीडियम में, तो ये कंडीशन आगे की ओर आएगा। ये स्नेल्स लॉ बेसिक है और इसका हम लोग यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी यहाँ पे, अगर इसे हम बनाते हैं, इसमें मान लीजिए कि ये लाइट रे है और ये लाइट रे एक डेंसर मीडियम से चली है, और ये डेंसर मीडियम से जब चली है लाइट रे, मतलब आप ये कहो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम डेंसर मीडियम में बढ़ाते जा रहे हैं और ये रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एंगल बढ़ाते बढ़ाते एक सर्टेन नॉर्मल से एक ऐसा एंगल आएगा जिसे हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। उस केस में क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ना रेयरर मीडियम में, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर, ये 90 डिग्री बन जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इमर्जेंट जो रेज है ये ग्रेज करती हुई यानी पैरेलल टू द बाउंड्री जाएगी। एक इस पर्टिकुलर एंगल को जो डेंसर मीडियम में ही डिफाइंड होता है, कह सकते हैं कि एंगल विद द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री, दिस एंगल इज डिफाइंड एज क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वही क्या, क्रिटिकल एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए, अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी और साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर और साइन 90 डिग्री 1 हो गया यहाँ पे ये। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या बना बेटा? तो क्रिटिकल एंगल का साइन का ये फॉर्मूला बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। आप इसे 1 अपॉन म्यू लिखते हो अगर, तो म्यू को ध्यान से देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रेयरर है, तो डेंसर का रेयरर से हमेशा ज्यादा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो 1/2 हो, जैसे 1/म्यू होगा, 1/2 नहीं, अगर म्यू 2 है तो बिल्कुल 1/2 भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला है किस चीज का भाई? ये फॉर्मूला है अपना क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, तो ये है क्रिटिकल एंगल का ये बेस फॉर्मूला। सिंपल सी बात याद कर सकते हो, क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है ना, मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना, और ऐसे भी डेंसर को आप ऊपर लिखोगे तो साइन थीटा 1 से ज्यादा हो जाएगा, जो मैथमेटिकली अनडिफाइंड है और हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, तो इसको आप ये याद कर सकते हो। और क्रिटिकल एंगल आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव किसका है? डेंसर का रिलेटिव टू रेयरर है, तो ये साइन थीटा सी 1 अपॉन म्यू यानी म्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और म्यू और लेमडा में उल्टा कनेक्शन होता है, इसलिए आप कह सकते हो कि साइन ऑफ जो क्रिटिकल एंगल है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और 1 अपॉन म्यू लिखा ही हमने, तो इसका यूज किया गया है नीट में भी और जेई में कई बार इसका यूज ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे आते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है हमें
अगर मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में, अगर एयर में सपोज करिए स्पीड ऑफ लाइट c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम में एंटर करेगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये मीडियम में होता है c/μ, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और c एयर में है तो c = f लैम्डा इन एयर होगा, और v मीडियम में अगर बात करेंगे तो f फ्रीक्वेंसी लैम्डा इन मीडियम होगा। और आप इसका कनेक्शन ऐसे याद कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी लाइट की या किसी भी वेव की मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ, अब देखिए जिस फैक्टर से ये कम हुआ है उसी फैक्टर से मीडियम में जाने पे वेवलेंथ भी एयर के मुकाबले लाइट का वेवलेंथ कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर सकते हो आप। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका यूज होता है। एज ए फॉर्मूला यूज करें तो इसका यूज बिल्कुल है। अब बात इसमें हम लोग करते हैं कि कुछ और कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि ये एक बाउंड्री है, प्लेन बाउंड्री, और यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, और ये सपोज करिए डेंसर है और ये है रेयरर मीडियम। एक ऐसी लाइट रे इंसिडेंट कराया हमने, इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा जो इस पेयर ऑफ बाउंड्री के लिए क्रिटिकल एंगल जो थीटा सी है डिफाइंड है, उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ऐसा हो गया if theta angle of incidence is greater than theta c, then total internal reflection will take place। मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी ये लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 100% रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। बाकी किसी भी रिफ्लेक्शन में 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होगा, और किसी भी रिफ्रैक्शन में 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन भी होगा। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हुए हैं, ये ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। अब देखिए क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा था, जिसका म्यू कम था या वेवलेंथ ज्यादा होगा, और जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा ना उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाद में होगा, जिसका कम होगा वो पहले TIR कर जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, और बस इसी पे बेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखिए ये लेटरल शिफ्ट वाला मैटर है, रे रिफ्रैक्टेड थ्रू पैरेलल साइड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस h इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिलहाल अगर देखें तो ये एक तरह से फॉर्मूला ही है। अगर हम ऐसे बना दें, ये ग्लास है और इसकी थिकनेस h है, ज्योमेट्रिकल मैटर है, और ये ग्लास स्लैब एयर में रखा हुआ है, आसपास एयर है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I पे बात कर रहे हैं, और h थिकनेस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r है। तो इसमें पूछा गया है क्या, ये देखिए लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लाइट रे जैसे जा रही है ना, जैसे मान लो लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर जाएगी, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइट रे मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो एक्चुअल डायरेक्शन जो है ना, इसका एक्चुअल डायरेक्शन जाने का यही था, इनिशियल डायरेक्शन बात करें तो यही था। अब क्या हुआ है, ये ग्लास का स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, आप मान लो म्यू है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, और रिफ्रैक्शन एंगल होगा तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल का केसेस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और यहाँ पे देखिए चूंकि ये बाउंड्री पैरेलल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, R ही लिख दो इसे भी। अब देखिए अब क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी जब इसी के पैरेलल निकलेगी, क्योंकि पहला और आखिरी मीडियम सेम है।
तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लेटरल शिफ्ट, यानी हमें यही निकालना है, आप समझो। तो ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये बात हमें सोचना है। ये 90 डिग्री, इसी को लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। आप इसको कोई डिस्टेंस नाम दे दो डी, यही निकालना है मेरे भाई। ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल आई है, ये आर है, तो ये जो एंगल है ना आई माइनस आर होगा, ठीक है। अब देखिए ये एच है, अब ये मान लीजिए कि ए है और ये बी है और ये सी है। ए सी कितना होगा, तो आप ध्यान से निकाल सकते हो। देखो कॉस आई माइनस कॉस आर लिखते हैं पहले। कॉस आर क्या होगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। और देखिए ये डी निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला, इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन आई माइनस आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो साइन आई माइनस आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो डी जो लेटरल शिफ्ट है ए सी टाइम्स साइन आई माइनस आर है। और ये याद होना चाहिए, ए सी का फॉर्मूला यहाँ पे एच अपान कॉस आर है, तो एच अपान कॉस आर साइन आई माइनस आर। तो ये आंसर है हमारा लास्ट वाला, करेक्ट है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल था। अब देखिए हेमिस्फेरिकल वेसल है और फील्ड किया है लिक्विड और इफेक्टिव इंडेक्स म्यू से, और एक स्मॉल कॉइन रखा है, हेमिस्फेरिकल वेसल बना दिया हमने, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल वेसल है और ये फील्ड अप है एक किसी लिक्विड से, हेमिस्फेरिकल कहानी है ये। थोड़ा सा ज्योमेट्री को ध्यान से देखना होगा अपने को। अब ये कह रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट वेसल पे स्मॉल कॉइन इज केप्ट एट द लोएस्ट पॉइंट ओ। ये ओ पॉइंट है, फिगर में हम बना दे रहे हैं, एज शोन इन द फिगर, द फिगर बना रहे हैं। मिनिमम बात कर रही है, मिनिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कितना मिनिमम म्यू होना चाहिए लिक्विड, सो दैट द पर्सन कैन सी द कॉइन फ्रॉम। यहाँ पे एक ये पॉइंट ई है ना, यहाँ से देखने की बात हो रही है, ठीक है। देख सके इस कॉइन को, यहाँ पे जो पड़ा हुआ था, सीधी सी बात है। देखिए इसका जो भी रेडियस होगा, यही रेडियस आर है, ये भी रेडियस है, इसका आर होगा। अब क्या होगा, ऐसा किया है कि एक लाइट रे जाए और यहाँ पे देखिए ये जाए और यहाँ पे ये प्लेन बाउंड्री है, रिफ्रैक्शन के बाद इससे पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, इसमें क्रिटिकल एंगल बनेगा और रिफ्रैक्शन एंगल चूंकि 90 डिग्री बनने को जैसे ऐसा है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा सी का केस है मामला, 1/μ होगा। अब देखिए जब साइन थीटा सी ज्यादा होगा तो म्यू सबसे कम होगा, मतलब ये एंगल और भी एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया और ये क्रिटिकल एंगल पे है, तो लास्ट आखिरी रे यही होगी जो दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से इसके बाद टीआईआर का होने का चांसेस है, टीआईआर हो जाएगा पक्की बात। तो म्यू मिनिमम निकालेंगे तो ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है, जो क्रिटिकल एंगल का कंडीशन है, तो यानी क्रिटिकल एंगल का है। अब देखिए चूंकि ये आर आर बराबर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सारे एंगल क्या है जो दिखाई दे रहे हैं, क्रिटिकल भी 45 हो गया, ये हो जाएगा भैया साइन 45 डिग्री और 1/√2 होता है। तो म्यू मिनिमम का आंसर जो आएगा ये √2 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये सी वाला होगा। और आगे की ओर इस तरह से बढ़ते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, ये न्यू1 है बेसिकली। इन एयर एंटर्स द मीडियम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम है, यानी लाइट ने यहीं से पकड़ लिया है कि रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है। देन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, वही में दो ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए डेंसर में जाते हैं तो हमें पता है कि v स्पीड ऑफ लाइट c/μ था, तो स्पीड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा होगा तो ये स्पीड कम हो जाएगी। और ये भी पढ़े थे कि लैम्डा भी जो था मीडियम में, वो लैम्डा जो एयर में था वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये डेंसर में जा रहा है लाइट रे, तो डेंसर में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। कम का अपने पास दोनों में से यही वाला ऑप्शन है, ये है भी नहीं। बाकी हम
इसको अप्लाई कर सकते हैं स्नेल्स लॉ। जैसे एयर से चली है, अब देखिए कहां से चली है, जहां मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी इन एयर एंटर्स अनदर मीडियम, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, स्नेल्स लॉ लगा देंगे, म्यू और साइन 45 डिग्री μ1 और दूसरे मीडियम में μ2 साइन 30 डिग्री, तो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। बट हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ये ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से पहले बनाते हैं, सबसे पहले हमारा यही प्रयास रहेगा। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकालना है, ये है, देखिए क्या क्या दिया हुआ इसमें। मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में v2 है और मीडियम 1 में v1 है। इसमें परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ है और रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम सिंबल n यूज करेंगे, यहाँ पे n1 और यहाँ पे n2। तो इसमें ना एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हम म्यू के जगह n लिख दिए क्योंकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी का ये वैल्यू दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कनेक्टेड फॉर्मूला है जो नीट ने यूज नहीं किया है, बट एनसीईआरटी में गिवन है, किसी चैप्टर में ये गिवन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए हमको दूसरे मीडियम में स्पीड निकालना है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी v = c बाई म्यू, म्यू मतलब यहाँ पे हम n लिख दिए फिलहाल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का दूसरे मीडियम में निकालना है, तो इसका रखेंगे, तो ये n2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9 और 1 का प्रोडक्ट दैट इज 3 आ जाएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 गया कट, तो 3 कट गया, तो इतना आएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे की ओर बढ़े। अब देखिए लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मीडियम का, तो उसको हम पहले बनाते हैं। और सिंपल सा बात है बेटा, सीधे सीधे आप स्नेल्स लॉ लगाया करो। मान लो एयर से चले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, किसी मीडियम में एंटर कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है √2 × n। एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसका डबल है। तो डबल है तो थोड़ा सा इसकी बात को रखते हुए ऐसा बनाया जाए कि डबल दिखाई भी दे। तो I क्या है, ये 2r है, ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, कहानी बनाया गया है और ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है सब। द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दिया हुआ है रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। जस्ट अप्लाई द स्नेल्स लॉ, 1 × साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप पहले 2r लिख दो I की जगह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 2n और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin r × cos r और रूट में 2n और साइन r, तो साइन r ये कैंसिल हो गया भाई, तो cos r आ गया अपने पास। देखिए √2 ये कट के √2 नीचे जाएगा, तो अंडर रूट में n/2 हो जाएगा, cos r निकल गया। हमें क्या पूछा गया भैया, I क्या होता है 2r, r निकालेंगे यहाँ से, तो r निकाले हमने कितना, cos इनवर्स अंडर रूट में n/2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ दिस 1। तो ये देखिए आंसर अपना कितना बढ़िया से प्यार से आ रहा है, लास्ट वाला है करेक्ट, सही है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, स्नेल्स लॉ एक ऐसा टूल है, ये जेई का ही क्वेश्चन है। तो जेई का नीट का क्या डिफरेंस तो नहीं लग रहा है कि कोई खतरनाक चीज है, बस एक कंडीशन लगा दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें और कहानी आसान है, कह रहा है कि एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। अब ये सिचुएशन इसमें दिया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, और ये R' है, रिफ्रैक्शन एंगल ये R है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज
90 डिग्री एंगल बना रहे हैं आपस में, तो ये बताओ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड यानी आर और आर डैश का सम ये है भैया 90 डिग्री। अब क्या है, क्रिटिकल एंगल पूछा गया है इसके लिए, तो ये बताइए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले पे। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, देखिए अगल बगल यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, तो कह रहा है कि लाइट रे पासेस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, मतलब कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ऑब्वियसली ये डेंसर है, तो मान लीजिए इसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह दो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये रेयर है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है जो हमें निकालना है, 1/म्यू। मतलब आप कह सकते हो रेयर अपॉन डेंसर, डेंसर अपॉन रेयर को म्यू बोलते हैं, इसीलिए 1/म्यू लिखा है। ये निकालना है हमको, आप निकाल दो किसी भी तरीके से। हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ और यहाँ के लिए क्रॉस करके। ठीक है, रिफ्रैक्शन लॉ लगाएंगे ना, तो यहाँ से इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, तो लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो देखिए म्यू और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का, तो आप अगर इसको एयर मान लेते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात वही एडजस्ट हो जाएगा बाद में भी, ऐसे भी लिखोगे तो 1 इंटू साइन आर डैश है। अब क्या है कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो दिया गया है वो देखिए बहुत सारे फॉर्मेट में tan वगैरह दिखाई दे रहा है, तो म्यू साइन आई, अब देखिए 1 इंटू साइन आर डैश के जगह पे हम 90 माइनस आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। 90 माइनस आर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस आर। तो देखिए म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस आर बन गया। ठीक है, तो आई और आर में कनेक्शन देखेंगे तो ये बताओ हमें ये बात पता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो जब आई और आर बराबर कर देंगे, ठीक है, आई और आर बराबर करेंगे तो ये साइन आई अपान कॉस आई, tan आई बन गया और tan आई बन गया क्या, देखिए 1/म्यू, तो 1/म्यू हमें निकल गया। ठीक है, और 1/म्यू है और ये है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, साइन इनवर्स ऑफ tan आई और tan आर भी लिख सकते हो। तो देखिए ऑप्शन कोई है, तो साइन इनवर्स tan आई, tan में साइन इनवर्स में tan आई नहीं है तो tan आर लिखा है, तो tan आर होगा क्योंकि हमें पता है कि आई और आर बराबर है, तो साइन इनवर्स tan आर भी इसे लिखोगे तो कोई बात गलत नहीं होगा। अपने अपने तरीके है बनाने का, ये कई बार आ चुका है, पहले पुराने पीएमटी में भी आ चुका है, सीपीएमटी में आ चुका है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है फिलहाल के लिए। अब देखिए रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम द ब्लू लाइट, तो देखिए ये जो लाइट है ना सबका स्पीड ऑफ लाइट ही होगा, c इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर किसी मीडियम में है तो मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, स्पीड बदलेगी। ठीक है, अगर मीडियम बदलेगा तो ना बदलेगी। तो फिलहाल ये करें क्या डिफर करता है, तो करें कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ डिफर करेगा, नहीं तो अगर दो लाइट है रेड कलर की और ये ब्लू कलर की लाइट एक मीडियम में चल रही है तो स्पीड तो एक ही होगी ना एक मीडियम में, तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज है वेवलेंथ चेंज है तो दोनों ही डिफरेंट होगा। इसमें ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। इस पर आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्या बता रहा है हमें क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम फॉर ए स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी 3 दिया है, एप्सिलॉन आर इज गिवन 3 अभी आया था, इसे ही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। परमिएबिलिटी रिलेटिव म्यू आर, ये मैग्नेटिज्म में जो पढ़ते हैं वो है। कह रहा है कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल, तो हमें बात करते हैं करना है क्रिटिकल एंगल होता है क्या भैया, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ n लिख देंगे। देखिए जहां म्यू परमिएबिलिटी का सिंबल पाया तो हमने चेंज कर दिया 1/n कर दिया, 1/म्यू अभी तक लिखा करते थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है
ये नीट में आने की बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में चल रहा है इस समय। जेई तो कई बार पूछ चुका है, जेई का ये क्वेश्चन है। ये प्रोडक्ट है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का टूल है, तो 3 इंटू 4/3, तो ये 3 कैंसिल लेके 2 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बताओ साइन थीटा सी 1/2 आ गया। तो क्रिटिकल एंगल निकालना है तो ये इतना मैथ तो आता है भैया कि ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए ये कुछ थ्योरेटिकल है, प्रिज्म से रिलेटेड है। प्रिज्म का भी रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेसेस का ही कहानी है। तो इसमें कुछ कंडीशनल चीजें पूछा है थ्योरेटिकल, ये पहले से पता होना चाहिए। देखिए मिनिमम डेविएशन के केसेस में क्या होता है, प्रिज्म के केस में डेविएशन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला I प्लस ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ई इमर्जेंट एंगल है फाइनली जो इमर्ज होती है लाइट रे। तो जब ये डेविएशन मिनिमम होता है ना, तो ये तब होता है जब I और E क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो इन दिस केस मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड 2I माइनस ए। ठीक है, इस केस में बेस के पैरेलल लाइट रे जाती है। पहले भी जेई ने एक जमाने में 2000 के आसपास में 2001 में स्क्रीनिंग में पूछा था। आज के ये लेटेस्ट में क्वेश्चन है जेई मेंस का। तो पहला क्या है, पैरेलल हो जाता है, ये बात सही है। ठीक है, लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट बिकम्स इक्वल, ये करेक्ट है बिल्कुल। There are always two sets of angle of incidence for which deviation will be same। अगर हम डेविएशन और इसमें अगर प्रैक्टिकल ग्राफ देखें अगर, तो एक ग्राफ ऐसा कुछ आता है, ये बताते हैं एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए हमेशा 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 I2 आता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर के लिए ऐसा कई बार होता है, लेकिन ये मिनिमम डेविएशन का केस है। तो यहाँ पे तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पर्टिकुलर आएगा, वही I जब E के बराबर होगा, दैट इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन केस। तो कहता है कि एक्सेप्ट द मिनिमम डेविएशन केस, बहुत बचा के इसने लिखा है और ये करेक्ट है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। Prism of refractive index mu and angle of prism A is placed in the position of minimum angle of deviation। जब होता है ना, तो ये फॉर्मूला एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का होता है, साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन एंगल का सम बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। ये है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है। अब कह रहे हैं कि देखिए क्या दिया, म्यू और के बारे में बात कर रहा है। ए इज द प्लेस इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इफ द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज आल्सो ए। कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि मिनिमम डेविएशन एंगल का भी एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर कर दे, तो हमें क्या करना है, आप रख के कैलकुलेट कर देंगे। साइन ए और डेल्टा मिनिमम अगर ये दोनों बराबर हो गए तो 2a अपॉन 2 दैट इज ए हो जाएगा, और नीचे है साइन ए बाई 2। ये आईपीएमटी में भी यूज हो चुका है, ये जेई का क्वेश्चन है। तो ये जेई मेंस का, ये साइन 2 थीटा के हाफ एंगल डबल एंगल के फॉर्मूले से अगर ब्रेक करेंगे तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 ये कैंसिल हो गया भाई, तो म्यू आ गया कितना, 2 कॉस ए बाई 2। अब पूछा क्या है, देन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वैल्यू ऑफ ए इज। अब देखिए चालाकी कर रहा है इसने, उलट के पूछ जा, ये मेडिकल में आया हुआ था। तो कॉस ए बाई 2 इधर सॉल्व करते हैं, सेम सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं करना है भाई, कॉस ए बाई 2 यही लिख देते, क्या दिक्कत है। कॉस ए बाई 2 क्या होगा, म्यू बाई 2 होगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाए तो a बाई 2 क्या होगा, देखिए कितना मैथ लगा रहा है, कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। ये सब नए क्वेश्चन है। a क्या होगा, 2 को उधर ले जाओ, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, ये हो जाएगा म्यू बाई 2। थोड़ा ऊपर लिख दे, फाइनल आंसर क्या आया, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स
μ/2। देखो बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, इसमें ऑप्शन का तरीका चेंज कर दिया। 2 टाइम्स cos इनवर्स μ/2, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नया क्वेश्चन नहीं, जेई मेंस बनाता है। देखिए आइस क्यूब हैज अ bubble inside when the viewed from the one side the apparent distance of the bubble is 12 centimeter, okay, और when viewed from the opposite side the apparent distance, अब इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर है। apparent जो डिस्टेंस होता है ना, रियल जो होता है, रियल डेप्थ अपान म्यू से ये apparent इसमें कम हो जाता है, ठीक है। रियल और apparent डेप्थ का ये कनेक्शन है। तो ये जो दिया है ना, अब देखिए पूछा क्या है, इफ द साइड ऑफ द आइस क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस क्यूब इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। इसको जरा बना के अगर थोड़ा सा समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए इसको बना के हम, इसमें म्यू हमें निकालना है। अब ये एक साइड एक बार इधर से देखा जा रहा है, और मान लीजिए कोई यहाँ पे एयर बबल है और कहीं पे भी है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। एक बार इधर से देखा जा रहा है, एक बार इधर से देखा जा रहा है। तो एक्चुअल इसका देखिए थिकनेस कितना दिया हुआ इसमें, साइड ऑफ द आइस क्यूब है तो चारों साइड बराबर है। ये साइड लेंथ है, ये 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो दिया है ना, ये जो दिया है कि ऑब्जर्व हो रहा है 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये एपरेंट पोजीशंस दिखाई दे रहा है। तो हमें रियल निकालना पड़ेगा। मतलब रियल में देखिए ये T1 डिस्टेंस पे, ये T2 डिस्टेंस पे है, तो थिकनेस T1 T2 का सम होगा भाई। T1 T2 का रियल थिकनेस जोड़ेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब देखिए रियल थिकनेस जो आएगा वो म्यू टाइम्स आएगा, ठीक है, एपरेंट के। तो एपरेंट कितना दिया है पहले वाले केस में, अब देखिए म्यू अलग कर दिया, और ये एपरेंट कितना दिया, पहले वाले में 12 है और दूसरे वाले में 4 है, ये हो गया 24, 12 4 क्या हो गया 16, तो 24/16 कटा लो भैया, कितना आया देखिए, ये 2 है भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 3/2। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब रियल थिकनेस दे दिया होता तो थिकनेस टोटल दिया है, रियल थिकनेस दे देगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये अपरेंट दिया है कि इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं तो हमको देखिए 12 पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो रियल थिकनेस जो होगा वो अपरेंट थिकनेस कम आया होगा, तो म्यू टाइम्स ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए हमने ऐसे किया, इसी फॉर्मूले का टूल का यूज किया है। तो ये 3/2 करेक्ट आंसर है। और यह है कन्वेक्स लेंस का रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस। इस क्वेश्चन को चूंकि बना तो सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डील करेंगे, क्योंकि लेंस की थ्योरी और बाकी और भी जो कुछ प्रिज्म की थ्योरी है उसको डील करने के बाद इसके पूरे लेंस कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग को नेक्स्ट हम वीडियो में इसको डालेंगे। फिलहाल अगर जैसे सामने आ गया तो बना सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस 10 और 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ लेंस का 12 सेंटीमीटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बताइए लेंस का। तो देखिए फॉर्मूला लेंस मेकर होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम होता है, लेंस मेकर फॉर्मूले बोलते हैं इसको। 1/, पहला वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस दूसरा वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 1/f, फोकल लेंथ 12 है, रख दिया हमने। लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ये छोड़ दिया, और सराउंडिंग ये नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि एयर ही होगा। 1/r1, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस भाई। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो बाई कन्वेक्स लेंस में एक इसका इधर वाला, तो साइन कन्वेंशन पे जाए तो इधर वाला पॉजिटिव होगा, पहला वाला, तो यानी +10 लिखेंगे, और माइनस फॉर्मूला में R2 लिखेंगे तो माइनस में, तो -15, यानी ये प्लस को बना देगा इसको। इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। एलसीएम थोड़ा सा लेना है इसमें, तो 1/10 + 1/15, आप इसे सॉल्व करके म्यू निकाल लोगे,
आराम से आ जाएगा आंसर। तो हमने ऐसे बता दिया, बट ये सब वीडियो अगले वाले वीडियो में इसको डील करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।